हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 67th पीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स। आज हम अपने क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए इकोनॉमी की सीरीज में ग्रीन रेवोल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एग्रीकल्चर को होलिस्टिकली समझा। हमने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ट्रेंड्स को एनालाइज किया, ग्रोथ ट्रेंड्स को एनालाइज किया, प्रोडक्टिविटी लेवल्स के बारे में पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा, हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं चैलेंजेस को, और रिफॉर्म्स हमने या फिर वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस किया। अब एग्रीकल्चर का ही एक सब्सिडियरी टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसपे कभी ना कभी सवाल आ सकता है, आ जाता है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसके मेरिट्स के लिए। और अगर आपको एक इंडियन एग्रीकल्चर की जर्नी को समझना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन को समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो इन दिस क्लास हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज ग्रीन रेवोल्यूशन की थी, और एनालिसिस करेंगे कि कितना सक्सेसफुल रहा, क्या क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हुई। और उसके बाद हम लोग बेसिकली एक छोटा सा वे फॉरवर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। let's understand what was green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन था जो 1960-1970 के दशक में आया था। उस दौरान हमारा देश फूड क्राइसिस से गुजर रहा था, हंगर क्राइसिस से गुजर रहा था, हमें यूएसए की हेल्प लेनी पड़ी थी, फूड एड लेनी पड़ी थी, और ये इंडिया की प्राइड को इसने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था। ये हमारे लिए जो कंट्री लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इतना फ्रीडम स्ट्रगल की इतनी लीगेसी है थी, हमारी टॉल लीडर्स थे, तो ये बहुत हमारी नेशनल प्राइड को हिट किया कि हमें फूड एड लेनी पड़ी यूएस से, PL 480, जिसके लिए यूएस ने कुछ कंडीशंस भी इम्पोज की। तो इट वाज डिसाइडेड कि हम अपने एग्रीकल्चर की कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ताकि हमारी सेल्फ प्राइड और नेशनल सिक्योरिटी पे कभी खतरा ना आए और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हमें फूड प्रोडक्शन में आ जाए। इस बैकग्राउंड में प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे आया, ये हमने क्यों आया हमने डिस्कस कर लिया। अब कैसे आया, जो हमारे उस दौरान एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सी सुब्रमण्यम, उन्होंने नॉर्मन बोरलो, ये एक साइंटिस्ट थे, उनको रॉकफेलर इंस्टीट्यूशन से इनवाइट किया। उन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डिवाइस किया था, इसमें क्या क्या होता है वो सब उन्होंने ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मेथड्स डिवाइस किए थे। उनको इनवाइट किया इंडिया, उन्होंने MS स्वामीनाथन के साथ मिलके इंडिया की प्रोडक्टिविटी को मैनी टाइम्स इंक्रीज कर दिया, हमें सेल्फ सफिशिएंसी दिलवा दी, और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये एक प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है एग्रीकल्चर का, और क्राइसिस मैनेजमेंट मेजर की तरह इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि हमारे पास हंगर फूड क्राइसिस हो रहे थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं, इसके शॉर्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स थे उस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम कैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर हम देखें उस दौरान किस बैकग्राउंड में आया था ये, तो बैकग्राउंड हमने समझ लिया। तो इन शॉर्ट टर्म तो इसका यही मकसद था, टू कैटर टू फूड क्राइसिस, हंगर क्राइसिस। मीडियम टर्म में अगर हम देखें इसका ऑब्जेक्टिव, और लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, मीडियम टर्म में इसका ऑब्जेक्टिव था फूड प्रोडक्शन लेवल्स को इम्प्रूव करना, और लॉन्ग टर्म में इसका ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन हो, बेटर सपोर्ट फैक्टर्स को हम बेटर करें, ये सब इस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ये इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था। तो हमने पढ़ लिया कि क्यों आया, कैसे आया, कौन लेके आया, कौन लोग इन्वॉल्व थे, नॉर्मन बोरलो, MS स्वामीनाथन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट GR के लिए। GR में एग्जैक्टली हमने कैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज करके कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की। हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
जैसे बेसिकली इट मीन्स यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी एंड पेस्टिसाइड, लेकिन हर कंट्री इसको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है। कुछ स्पेसिफिक जगह पे फोकस कर सकती है, कोई कंट्री पूरे एरिया कंट्री पे फोकस कर सकती है। तो इंडिया ने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में अपनाया, तो इससे दो टाइप की बेसिकली दो स्ट्रैटेजी थी इसकी। फर्स्ट वाज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल इनपुट्स विद हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनपुट्स, ठीक है। और दूसरा था डेलिबरेट इम्बैलेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट का तो हम समझ गए कि ट्रेडिशनल इनपुट्स को टेक्नोलॉजी इनपुट से हम लोग को रिप्लेस करना है, लेकिन डेलिबरेट इम्बैलेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या था, जब हमने जिस टाइम पे इम्प्लीमेंट किया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप देखिए अगर आपको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स चाहिए या फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड चाहिए तो ये एक्सपेंसिव होता है, सारे फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने जानबूझ के, तो उस टाइम हम हर जगह नहीं इसको ला सकते, तो हमने ऐसी पॉकेट्स चूज की कंट्री की जहां पे फार्मर्स इसको अफोर्ड कर सकते थे, और कुछ ऐसी क्रॉप्स भी, फर्स्ट अफोर्डेबिलिटी एरियाज जहां पे फार्मर्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसी क्रॉप्स जिससे हमें इमीडिएट जरूरत थी जैसे राइस और व्हीट। तो हम बेसिकली डेलिबरेट हमने इम्बैलेंस क्रिएट किया कि पहले पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी पे फोकस कर लो एरियाज में, और क्रॉप में व्हीट और राइस पे फोकस कर लो। तो उस टाइम ये एज्यूम किया गया था कि धीरे धीरे ट्रिकल डाउन कर लेगा। ट्रिकल डाउन अप्रोच होती कि फिर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अपने आप पहुंच जाएगा, बट गवर्नमेंट वाज रॉन्ग इन दिस, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। और अब हम आगे पढ़ेंगे भी कैसे ट्रिकल डाउन के फेल होने से अदर चैलेंजेस क्रिएट हुए। सो दिस वाज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ जीआर। नाउ वी वुड डिस्कस कि हमारा जो जीआर रहा वो कितना सक्सेसफुल रहा और क्या क्या उसकी कमियां छूट गई, हमें क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हम एनालिसिस में देखें, एनालिसिस में अगर आप देखिए तो 1950s में 1950-60s में अराउंड 30-40 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन था, और ये जीआर के बाद 1980s में अराउंड 190 मिलियन टन हो गया फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो आप देख रहे हैं कितने टाइम की जंप्स है, 6-7 टाइम्स प्रोडक्टिविटी लेवल इंप्रूव हुए। तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ जीआर कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इतना फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई इंडिया में, इवन हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए भी हम लोग सफिशिएंट हो गए, हंगर क्राइसिस को टैकल कर लिया। मेरिट्स हैं ये सब जीआर की, मेरिट्स हैं ये सब जीआर की। प्रॉस्पेरिटी आ गई, जो एरियाज में हुआ, हरियाणा पंजाब में आप देख ही सकते हैं वहां के फार्मर्स कितना प्रॉस्पेरस हो गए। एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया हमारे फार्मर्स में, हमारे पॉलिसी मेकर्स में कि हम लोग भी चेंज ला सकते हैं और उसको हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब मेरिट्स हो गई जीआर की। लेकिन जीआर की इतनी सारी मेरिट्स थी, बट हम तब भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हमेशा ये भी डिस्कस होता है कि हाउ इट फेल्ड। तो अब हम देखेंगे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे जीआर के। ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो हुए जीआर के, हमारी इमीडिएट नीड थी, इमीडिएट क्राइसिस सॉल्व हो गए, लेकिन जीआर ने लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। जैसे कि देखिए अगर आप डिस्पैरिटीज इसने क्रिएट की, डिस्पैरिटीज कौन कौन सी, क्रॉप डिस्पैरिटी, फार्मर डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी। इससे आप क्या समझते हैं? क्रॉप्स जैसे कि राइस और व्हीट पे मेजर फोकस होने लगा, ऑयल सीड्स वगैरह या जितने भी ड्राईलैंड क्रॉप्स थी उन से फोकस शिफ्ट हो गया, तो ये राइस और व्हीट के लिए बायस था। फार्मर्स के बीच में जो बड़े फार्मर्स थे जो अफोर्ड कर सकते थे इनपुट्स, उनको सिग्निफिकेंट गेन्स हुए, लेकिन पुअर फार्मर्स जो थे वो जीआर को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, और जो रिच और पुअर फार्मर्स है उनके बीच में गैप और भी बढ़ गया। और थर्ड रीजनल, जैसे जो एरिया जैसे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, कावेरी बेसिन, यहाँ पे क्या है, यहाँ के फार्मर्स बहुत रिच हो गए। बल्कि अब देखें यूपी, बिहार, उड़ीसा, यहाँ सबके फार्मर्स को इतना फायदा नहीं हुआ जीआर से, तो फार्मर्स वहाँ के इतना
वहां पे एग्रीकल्चर का लेवल ऑफ डेवलपमेंट कम रह गया, वहां पे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं डेवलप हो पाया। तो ये सब डिस्पैरिटीज एग्रीकल्चर ने ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्रिएट की। तो ये तो डिस्पैरिटीज की बात हो गई, और इससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो जीआर का हुआ है वो इन्वायरमेंट पे हुआ है। आप अगर देखें उस टाइम पे पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ प्रोडक्टिविटी में, लेकिन उसका खामियाजा आज तक अब पंजाब और हरियाणा देख रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा सॉइल सैलिनाइजेशन हो चुका है, लैंड डिग्रेडेशन हो चुका है, वाटर लेवल एकदम नीचे आ चुका है। तो ये सारी जो इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स है, ये जीआर के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अब उन रीजन्स को देखने को मिल रहे हैं। तो और हमेशा जब भी जीआर की बात होती है, हम इन जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है मेजरली वो हम लोग इन्वायरमेंट के टर्म्स में बात करते हैं। तो उसकी बहुत सारी केस स्टडीज हैं। आप अपने आंसर में अगर केस स्टडी डालेंगे कोई पंजाब के किसी एरिया की, तो आप एक बॉक्स बना के आप छोटा सा वहां पे आप लिख सकते हैं। ये सब पॉइंट्स के साथ अगर आप एक केस स्टडी डाल देंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब थे एनालिसिस मेरिट्स और डिमेरिट्स की। तो अब इस सब से हमें क्या पता चलता है, जब हमें इतना प्रॉपर्ली हमें समझ आ गया कि क्या मेरिट्स थी क्या डिमेरिट्स थी, तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड तो ये है, देखो पॉपुलेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज एज पर डिफरेंट रिपोर्ट एस्टिमेट। तो हमें फूड प्रोडक्शन और डिफरेंट अर्बन लैंड यूज बढ़ रहा है, तो नेट सोन एरिया भी डिक्रीज हो रहा है। तो हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव करनी ही है, क्योंकि ये कंपल्शन है। 300 मिलियन टन तक फूड प्रोडक्शन हमें प्रोडक्शन हमें 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है 2030 तक टू मीट पॉपुलेशन डिमांड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, जिसको हम कहेंगे एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन उसमें क्या होगा, तो उसको ऐसे एरियाज में लेके आना है जहाँ पे फर्स्ट नहीं पहुंच पाया, लेकिन इससे डिफरेंट होना चाहिए नॉर्मल जीआर से। इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे फोकस होना चाहिए, और वी शुड टेक अलोंग इन्वायरमेंटल इश्यूज अलोंग विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। सो इस लाइन पे हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे कि वी कैन नॉट कॉल जीआर अ कंप्लीट फेलियर इन द इमीडिएट टर्म। GR solved the problem of food crisis, but we need a new agricultural revolution on the line. Yeah, we need evergreen revolution, which should be guided by environmental concerns and factors of sustainability, so that we can improve the productivity of agriculture. तो आप इस लाइन्स पे अपना कंक्लूड कीजिए, वेरियस टर्म्स डालिए कंक्लूजन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग डालिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डालिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डालिए, एग्रो इकोलॉजिकल प्लानिंग, एग्रो इकोलॉजिकल रीजनलाइजेशन, ये सब अगर आप डालेंगे तो आपका आंसर सफिशिएंटली सारी डायमेंशंस टच कर देगा। तो दिस वाज अबाउट जीआर। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक you so much class. This was all about Green Revolution. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.